विनायक दामोदर सावरकर की हत्या किसने की? वीर सावरकर को एक नहीं बल्कि दो दो बार काला पानी की सजा क्यों? सावरकर की अंग्रेजों से माफी का अनसुना सच क्या? अंग्रेज वीर सावरकर से इतना डरते क्यों थे? सावरकर का महात्मा गांधी की हत्या में हाथ था या नहीं? सावरकर और गोडसे की मुलाकात का सच क्या? नेहरू और किसी कांग्रेसी को कभी काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में वीर सावरकर की विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे सावरकर इतिहास के उन किरदारों में से हैं जिनके बारे में जितना विवाद हाल के दिनों में हुआ है उतना शायद ही किसी और को लेकर हुआ। और अब रणदीप हुड्डा की आने वाली फिल्म के बाद एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर की चर्चा जोरों पर है। भारत में इतिहास के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। सहूलियत के हिसाब से बताने और छुपाने का सुनियोजित षड्यंत्र हुआ है और इसी षड्यंत्र के तहत वीर सावरकर की हत्या की गई। हत्या सिर्फ इंसानी शरीर की नहीं होती बल्कि उसकी छवि की भी हो सकती है और वीर सावरकर के साथ उनकी छवि की हत्या की गई। विनायक सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के नाम लिखी। उसके बाद भी सावरकर को भारतीय इतिहास में हमेशा संदेह की दृष्टि में देखा गया। इसलिए इस वीडियो में सावरकर पर जितने भी आरोप लगते रहे उन पर फैक्ट्स के साथ बात करूंगा कि वो कितने सही और कितने झूठे। वीर सावरकर या माफी वीर सावरकर? मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर या डरपोक सावरकर? सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। गांधी हत्या के आरोपी सावरकर या क्रांतिकारी सावरकर? आजादी के लिए कुछ न करने वाले सावरकर या आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले सावरकर? आइए वीर सावरकर की जिंदगी के कुछ चैप्टर खोलते हैं एक एक करके, जो आपको सावरकर का सच बताएं। पहला चैप्टर, आजादी के आंदोलन में सावरकर की एंट्री। विनायक दामोदर सावरकर पढ़ाई के दौरान ही आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने गए, राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और इसी वजह से फर्ग्यूसन कॉलेज से उन्हें निकाल दिया। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक। उस वक्त इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता और यहीं से सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सावरकर लंदन में हर रविवार को भारतीय क्रांतिकारियों को जमा करते। सावरकर आजादी के लिए युद्ध छेड़ने की वकालत करते। साल 1907 में लंदन में सावरकर ने भारतीय छात्रों को इकट्ठा किया और 1857 के विद्रोह की 50वीं बरसी मनाकर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को पहली बार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। सावरकर के इन विचारों से अंग्रेज बहुत ज्यादा डरने लगे। 1909 में सावरकर की किताब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों ने बैन कर दी। यानी कॉलेज के समय से ही सावरकर अंग्रेजों के लिए परेशानी बनने लगे। अंग्रेज सावरकर से इतना डर गए थे कि सावरकर पर नजर रखनी शुरू कर दी। सावरकर 5 साल तक लंदन में रहे और इस दौरान वो अंग्रेजों के लिए मुसीबत बनते चले, क्योंकि सावरकर लंदन में भारतीय छात्रों को इकट्ठा कर रहे, उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन को लंदन में गोली मारी। सर कर्जन वाइली तब के भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार। मदन लाल ढींगरा सावरकर के संपर्क में थे। सावरकर ने ढींगरा की बहादुरी की तारीफ भी की। इसी के बाद अंग्रेजों ने लंदन में सावरकर का जीना मुश्किल कर दिया। साल 1910 में सावरकर लंदन से पेरिस चले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1910 में ही सावरकर के भाई पर नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या का आरोप लगा। सावरकर पर आरोप लगा कि उनके भाई ने लंदन से भेजी पिस्टल से कलेक्टर की हत्या की, जिसके बाद सावरकर को 13 मार्च 1910 में लंदन में गिरफ्तार किया। सावरकर को ट्रायल के लिए समंदर के रास्ते भारत रवाना किया। रास्ते में सावरकर जहाज से कूदकर फ्रांस निकल गए।
सावरकर को अंग्रेज फ्रांस से किसी तरह प्रत्यर्पित करके भारत लाए। भारत में सावरकर को 25-25 साल कैद की 2 सजाएं सुनाई गई। आप खुद सोचिए, 25-25 साल की 2 सजा सुनाने के बाद सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। यह वही सेल्यूलर जेल है जिसे काला पानी भी कहते हैं। वीर सावरकर भारत के इकलौते क्रांतिकारी हैं जिन्हें 25-25 साल की 2 सजाएं सुनाई गई, वो भी काला पानी की। और यहीं से शुरू होता है सावरकर की जिंदगी का वो चैप्टर जिसने सावरकर वीर सावरकर बनाया। अंग्रेजों के सारे जुल्म सहने के बाद भी सावरकर अपने इरादे से नहीं हिले और भारत की आजादी के लिए काम करते रहे। यानी बॉस सावरकर डरपोक तो नहीं थे जैसा कहा जाता है या जैसा बताने का प्रयास होता है, क्योंकि जो डरपोक होता उससे डरकर अंग्रेज उसे 25-25 साल की 2 काला पानी की सजाएं न दे रहे। अब शुरू करते हैं सावरकर का दूसरा चरण, माफी वीर या स्मार्ट क्रांतिकारी सावरकर। सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल में इतनी यातनाएं दी गई। बॉस कोई इंसान होता ना, आम इंसान, तो वो 2 दिन में टूट जाता, लेकिन ये सावरकर ही थे जो देश की आजादी के लिए खुद को न्यौछावर करने के इरादे से निकले। आपको शायद पता भी ना हो कि सावरकर से काला पानी की सजा के दौरान अंग्रेज करवाते क्या क्या थे। सावरकर को सेल्यूलर जेल में कोठरी नंबर 52 में रखा गया। यह कोठरी 13.5 फीट लंबी और 7.5 फीट चौड़ी थी। इसमें 9 फीट की ऊंचाई पर एक खिड़की थी। कभी कभी 22-22 घंटे इसी कोठरी में सावरकर को रखा जाता था। पैरों में लोहे की बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती थी। कैदियों को अक्सर कोठरी के कोने को ही शौचालय बनाना पड़ता। कोलू में बांधकर सरसों का तेल पेरने का काम करवाया जाता था इन लोगों से। हर कैदी करीब 13 किलो तेल रोज निकालता था। जो काम दिया है वो नहीं करने पर बुरी तरह से पीटा और मारा जाता। अंडमान में अंग्रेज अधिकारी जिस बग्गी से चलते थे वो बग्गी भी इसी काला पानी के कैदी खींचते। इतने कठिन हालात में भी सावरकर का इरादा मजबूत बना रहा। वो भारत की आजादी के लिए कुछ भी करने के लिए बेताब और उसके लिए जेल से बाहर निकलना जरूरी था। इसलिए सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दया याचिकाएं लगाई, क्योंकि उनका मकसद था कि जेल से बाहर निकलो और देश के लिए कुछ करो। यहां तो ये इसी तरह से तेल निकाल कर आजादी के सपने का भी तेल निकाल दिया। सावरकर ने 4 दया याचिकाएं दी, साल 1911, 1913, 1917 और साल 1919 में। सावरकर की इन्हीं दया याचिकाओं को लेकर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अंग्रेजों से डर गए, अंग्रेजों से माफी मांग ली। राहुल गांधी ने सावरकर की दया याचिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई भी थी और कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर बनकर रहना चाहते। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा जोर योर ओबीडियंट सर्वेंट पर दिया। इसका मतलब वैसे तो आज्ञाकारी सेवक भी होता है, लेकिन राहुल गांधी से नौकर बताकर सावरकर को बदनाम करने की, उनकी छवि की हत्या की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने सावरकर पर अंग्रेजों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। और जहां तक रही योर ओबीडियंट सर्वेंट की बात, तो इस तरह का लेटर तो महात्मा गांधी लिख चुके हैं। शायद राहुल गांधी या सावरकर को बदनाम करने वालों को यह बात पता नहीं रही। 22 जून 1920 को महात्मा गांधी ने उस समय के वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लेटर लिखा, और लेटर के अंत में लिखा था, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसी ओबीडियंट सर्वेंट। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से तो ओबीडियंट सर्वेंट का मतलब नौकर हो जाना होता है। तो क्या महात्मा गांधी को भी वो अंग्रेजों का नौकर मानते हैं? यानी यह बात भी गलत है कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर या उनके लिए काम करते। अब बात दया याचिकाओं की, जिसके बारे में यह फैलाया जाता है कि सावरकर ने काला पानी की सजा से बचने के लिए दया याचिकाएं लगा दी। शायद आप ना जानते, लेकिन सावरकर के परिवार की तरफ से उस दौर में महात्मा गांधी से सलाह मांगी जा रही थी कि करना क्या चाहिए। यह 25 जनवरी 1920 को गांधी जी की लिखी चिट्ठी, जो गांधी जी ने सावरकर के भाई नारायण सावरकर को लिखी। इसमें गांधी जी ने लिखा था कि मुझे आपकी चिट्ठी में आपको सलाह देना मुश्किल है, फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाई जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक है
मैं सुझाव दूंगा कि इस मामले को इस तरह से उठाया जाए कि इस केस में जनता का ध्यान जाए, जैसा कि मैं आपको पहली लिखी चिट्ठी में कह चुका हूं। इसके अलावा मैं अपने स्तर पर अपने तरीके से इस मामले को देखूंगा। यानी महात्मा गांधी खुद सावरकर के परिवार को सलाह दे रहे थे कि याचिका लगाइए। हालांकि एक तर्क यह भी दिया जाता है कि गांधी जी की सलाह से पहले ही सावरकर ने दया याचिकाएं लगा दी थी, उसके बारे में भी आगे बताओ। लेकिन अभी बात गांधी जी की सावरकर के भाई को लिखी चिट्ठी, जिसके बाद 26 मई 1920 को गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में भी एक लेख लिखा। इस लेख का टाइटल सावरकर बंधु था और इसमें गांधी जी ने लिखा था कि मैं भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि जेलों में बंद कैदियों को राजशाही माफीनामे का फायदा दिया, लेकिन अब भी कई राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है। इसमें सावरकर बंधुओं का नाम भी, हिंसा का कोई भी अपराध उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ। यानी उस दौर में क्रांतिकारियों के लिए लक्ष्य मायने रखता, लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं। आपको रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में शायद ना पता हो, उन्होंने भी माफीनामा लिखा था। बिस्मिल की आत्मकथा में लिखा है कि 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज ने फैसला सुनाया। 27 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील, कुछ की सजाएं बढ़ी और एक आध की कम भी। अपील से पहले मैंने यानी बिस्मिल ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर को एक मेमोरियल भेजा जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में क्रांतिकारी दल से संबंध न रखूंगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी दया प्रार्थना पत्र में कर दिया था। दया प्रार्थना पत्र, यानी बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी ने भी माफीनामा लिखा। यानी उस वक्त लोगों को लगता था कि जेल में सड़ जाने से अच्छा है कुछ भी करके बाहर आओ और फिर देश के काम। तो फिर सावरकर को ही माफी वीर क्यों कहा जाता है? बिस्मिल के अलावा हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन यानी एचआरए के फाउंडर सचिंद्र नाथ सान्याल ने भी ऐसा ही कुछ लिखा था। एचआरए वही संस्था थी जिससे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शुरू से जुड़े थे। सचिंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन में लिखा है, जब मैं अंडमान से छूटकर आया था तो बीसी चैटर्जी साहब ने मुझसे एक बात कही जिसका जिक्र यहां करना जरूरी है। मैंने अंडमान से एक चिट्ठी में यह लिखा था कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को वास्तव में यह मौका देती है कि हम अपने देश की भलाई के लिए जो ठीक समझे उसे कर सके, तो गुप्त षड्यंत्र के जरिए, खून खराबे के जरिए भविष्य से हम खिलवाड़ क्यों करें? इसके जवाब में बीसी चैटर्जी साहब ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार ऐसा मौका जरूर देगी, इसलिए तुम साजिश के तौर तरीकों को त्याग दो। इसी भरोसे से सरकार ने तुमको छोड़ा। इस पर सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा कि विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में यही भावना प्रकट की थी, तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे ही क्यों छोड़ा गया? अगर आपकी बात सत्य होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए। यानी इस बात को समझिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से कैद से बाहर निकलकर मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, और इसके लिए माफी मांगना पड़े या कुछ भी करना पड़े। माफी तो महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से मांगी थी, वो भी किसी बड़े अपराध के लिए नहीं बल्कि अग्रेसिव भाषा के लिए। यंग इंडिया में 1921 में गांधी जी का लेख छपा था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से भड़काऊ भाषा के लिए माफी मांगी थी। तो माफी मांगना या दया याचिका लगाने का मकसद यह हुआ करता था कि ये लोग स्मार्ट क्रांतिकारी, वो सिर्फ जेल में रहकर समय नहीं गंवाना चाहते, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया था। क्या शिवाजी महाराज को भी मुगलों से माफी मांगने वाला बताया जाता है? नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज को तो भगवान माना जाता है। सावरकर इस पचड़े में नहीं फंसे कि माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, जेल से बाहर आकर रहेंगे तो देश के काम आ सकेंगे, ये सोचते। और शायद तब सावरकर ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के लोग अपनी पॉलिटिकल सहूलियत के हिसाब से उनकी छवि की हत्या कर देंगे, इसी माफीनामे को बहाना बना। वीर सावरकर ने तो 9 साल 10 महीने कालापानी की सजा भुगती। इस दौरान अपने विचारों से देशवासियों में जोश भरते रहे। लेकिन यह सवाल भी है कि कांग्रेस के किसी नेता को कालापानी की सजा क्यों नहीं? साल 1923 अंग्रेजों ने नेहरू को गिरफ्तार किया। नेहरू एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। नेहरू को पंजाब की नाभा जेल में भेजा गया। जेल में ऐसा माहौल था कि नेहरू 2 हफ्ते भी जेल में नहीं रुके। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी, नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम तक नहीं रखे। इसके बाद 12 दिन, मात्र 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। नाभा जेल के बारे में नेहरू ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। नेहरू लिखते हैं कि मेरे पिता नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। गिरफ्तारी की खबर से बेचैन होकर उन्होंने वायसराय को टेलीग्राम किया। हम में से 3 लोग छूट गए, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसका क्या। बहुत मुमकिन था कि वो जेल से ना छूटा, क्योंकि उसकी कोई बड़ी जान पहचान नहीं थी और कोई ताकतवर दोस्त नहीं। सोचिए, उस दौर में नेहरू ऊपर तक की पहुंच और ताकतवर दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं और उस वजह से छूट गए।
इस सवाल का जवाब भी आप समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस के किसी नेता को कभी काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। अब सावरकर की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर खोलता हूं, जिसमें सावरकर पर गांधी जी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है। चैप्टर 3, गांधी जी की हत्या का आरोप। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गोडसे के अलावा 8 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें विनायक सावरकर का नाम भी शामिल है। इस तस्वीर में सभी आरोपी दिख भी रहे। नाथूराम गोडसे और सावरकर के अलावा बाकी आरोपियों के नाम नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु रामकृष्ण करकरे, दिगंबर रामचंद्र बड़गे, मदन लाल कश्मीरी लाल पाहवा, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। इन सभी में सावरकर सबसे बुजुर्ग थे और उस समय सावरकर की उम्र 65 साल थी। यह वो समय था जब सावरकर की सेहत भी ठीक नहीं रहती। गांधी जी की हत्या के केस का ट्रायल दिल्ली के लाल किले में चला। 13 मई 1948 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि गांधी जी की हत्या का केस लाल किले में चलेगा। लाल किले के एक हिस्से को जेल में बदल दिया और इसी जेल की बैरकों में सभी 9 आरोपियों को रखा गया। महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए दिगंबर बड़गे बाद में सरकारी गवाह बने और दिगंबर बड़गे ने कोर्ट में सावरकर के खिलाफ गवाही दी और उसी गवाही के आधार पर सावरकर के खिलाफ केस चला। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, दिगंबर बड़गे ने सावरकर के खिलाफ 4 प्रमुख बातें बताई। 14 जनवरी को नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और दिगंबर बड़गे ने हथियार समेत सावरकर से उनके घर पर मुलाकात की। नारायण आप्टे ने दिगंबर बड़गे से कहा था कि सावरकर ने तय कर लिया है कि गांधी जी की हत्या करनी है और इसका जिम्मा आप्टे और बड़गे को सौंपा। 17 जनवरी को सावरकर ने नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे से एक और मुलाकात की, जिसमें सावरकर ने मराठी में कहा था कि यशस्वी हो यानी सफल। सावरकर से मिलने के बाद आप्टे ने बताया कि सावरकर ने भविष्यवाणी की थी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह काम सफल हो, यानी गांधी जी की हत्या का काम सफल हो। दिगंबर बड़गे की इन्हीं बातों के बाद सावरकर के खिलाफ केस चला, लेकिन सावरकर ने जो दलीलें दी जिससे दिगंबर बड़गे की बातों को साबित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। सावरकर ने अपनी दलीलों में क्या कहा था, अब वो ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि इस वीडियो में सावरकर की पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह आपको दिखाऊंगा। अगर इतिहास में दिलचस्पी है, सच जानना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सावरकर ने अपनी दलीलों में एक एक करके बड़गे की हर बात का जवाब दिया। इसके बारे में इतिहासकार विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में लिखा है। 14 जनवरी 1948 की रात को गोडसे, आप्टे और बड़गे सावरकर सदन पहुंचे। सावरकर के घर के बाहर नारायण आप्टे ने बड़गे के हाथ से बैग ले लिया। बड़गे को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। आप्टे और गोडसे अंदर चले गए। 5 से 10 मिनट के बाद दोनों बाहर आए, तब आप्टे के हाथ में बैग था। सावरकर ने कहा कि इससे यह साबित नहीं होता कि आप्टे और गोडसे उनसे मिलने ही आए थे। हो सकता है दोनों ग्राउंड फ्लोर पर हिंदू संगठन के मित्रों से मिलने आए हो। सावरकर ने कहा कि बड़गे ने जो आरोप लगाया कि सावरकर ने आप्टे को गांधी, नेहरू और सुहरावर्दी को खत्म करने का आदेश दिया था, तो वो क्रूर और अफवाह है। हिंदू संगठनों पर सावरकर के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। सावरकर ने कहा कि हो सकता है कि बड़गे ने खुद को बचाने और पुलिस के दबाव में ये बातें कही। किसी अप्रूवर के बयानों को तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि उन्हें स्वतंत्र और अच्छे सबूतों के जरिए साबित न किया जा सके और बड़गे के आरोप साबित नहीं हो पाए। सावरकर ने आगे कहा कि बड़गे को कैसे पता कि उन्होंने आप्टे और गोडसे को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है, जबकि बड़गे ने खुद कहा कि वो अंदर नहीं गए थे बल्कि नीचे इंतजार कर रहे थे। तो बड़गे को कैसे पता चला कि अगर गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की भी थी तो तीनों में बात क्या हुई थी? सावरकर ने यह भी कहा कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं था और इसके बाद भी अगर गोडसे और आप्टे उनसे मिलने में कामयाब रहे तो यह मान लेना बेतुका है कि उन्होंने आपराधिक साजिश के बारे में ही बात की। मजे की बात यह है कि गांधी जी की हत्या के केस में एक टैक्सी ड्राइवर का भी बयान दर्ज किया गया और इसी टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर सावरकर ने अपनी दलीलें पेश की। विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में इसके बारे में लिखा। एक टैक्सी ड्राइवर ने बयान दिया कि शिवाजी पार्क के पास 4 यात्री उसकी टैक्सी से उतरे। उसने सभी लोगों को अपनी दाहिनी तरफ सड़क के कोने पर बने दूसरे घर तक जाते थे। टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि चारों लोग करीब 5 मिनट बाद टैक्सी में वापस आकर बैठे। टैक्सी ड्राइवर के बयान पर सावरकर ने कहा कि टैक्सी ड्राइवर ने बयान में जिस घर का जिक्र किया है उससे यह साबित नहीं होता कि चारों लोगों ने मेरे ही घर में एंट्री की। अगर बड़गे के उस दावे को सही मान लिया जाए कि चारों लोग सावरकर सदन के अंदर गए, सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, उनसे बात भी की, इसके बाद वो चारों आरोपियों के साथ नीचे भी आए, उनको आशीर्वाद भी दिया और फिर चारों लोग टैक्सी की तरफ लौटे,
तो इतना सब होने में कम से कम 20-25 मिनट का समय तो लगेगा, जबकि टैक्सी ड्राइवर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान 5 मिनट में उनके लौटने के दावे पर कायम रहा, जिसके लिए टैक्सी ड्राइवर ने दलील दी थी कि उसके लिए पैसेंजर के लौटने में लगा समय ज्यादा अहम, क्योंकि उसी के आधार पर टैक्सी का किराया तय होता है। सावरकर ने किसी मंझे हुए वकील की तरह जो दलीलें दी, उनका कोई जवाब सरकारी पक्ष के पास नहीं। सावरकर ने यह भी कहा कि केस की शुरुआत में कहा गया कि गोडसे और आप्टे उनके वफादार थे, उनके आदेश के बिना यह अपराध नहीं कर सकते। यह साबित करने वाले कई दस्तावेज, लेकिन उनके घर से बरामद 143 फाइलों और 10,000 पत्रों में एक भी सबूत नहीं मिला। 1946 में एक पत्र को छोड़कर उनके बीच कोई पत्राचार नहीं हुआ। 1947 और 48 में भी गोडसे आप्टे के साथ उनका कोई पत्राचार नहीं हुआ। इस तरह से तमाम दलीलें दी गई, जिसके बाद गांधी जी की हत्या केस में 1949 तक सुनवाई चली और 10 फरवरी 1949 को इस केस में फैसला सुनाया गया। जस्टिस आत्माचरण ने नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। करकरे, मदनलाल, गोपाल शंकर और परचुरे को उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी गवाह बनने की वजह से बड़गे को माफी मिल गई। जस्टिस आत्माचरण ने वीर सावरकर को बरी कर दिया। सावरकर को बरी करते हुए जज ने जो कहा वो बहुत ध्यान से सुनिए। जस्टिस आत्माचरण ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर टिका है। सावरकर के खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गवाह के आरोपों का कुछ हिस्सा टैक्सी ड्राइवर के बयान से मेल खाता है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि हत्या से पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के बीच क्या बात हुई। सावरकर की गोडसे और आप्टे से हुई बातों से यह साबित नहीं होता कि ये बातें महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में की गई। ऐसे में सिर्फ सरकारी गवाह की कही बातों पर कोई भी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने सावरकर को गांधी जी की हत्या के आरोप से बरी किया, लेकिन आज तक एक इकोसिस्टम है, इतिहासकारों की लॉबी है जो सावरकर को दोषी साबित करने में लगी। उस समय के ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट पाइने ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में लिखा कि विनायक सावरकर कभी भी षड्यंत्रकारियों से नहीं मिले, और अगर वो मिले भी तो उस मुलाकात का गांधी जी की हत्या की साजिश से लेना देना नहीं। यानी विदेशी तक मानते हैं कि सावरकर गांधी जी की हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे। इतने सबूत होने के बाद भी जिस तरह वीर सावरकर की छवि की हत्या की गई, उसके दोषी कौन है वो अब आप समझ सकते हैं। सावरकर कट्टर हिंदू थे और अखंड भारत की बात करते थे। क्या यही वजह है कि उनको हमेशा संदेह के घेरे में रखा गया? क्या सनातन और हिंदुत्व की बात करने की वजह से सावरकर के योगदान को कम करके आंका गया? सावरकर अगर अंग्रेजों के एजेंट होते तो 9 साल 10 महीने काला पानी की सजा क्यों काटी? वो भी आराम से जवाहरलाल नेहरू वाली जिंदगी जी सकते थे, लंदन में ऐश की जिंदगी गुजारते। क्या जरूरत थी लंदन से भारत के समर्थन में बातें करने की? सावरकर को क्या जरूरत थी काला पानी की सजा के दौरान 1913 में भूख हड़ताल करके माफी मांगने की? सावरकर को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला अगर उन्होंने माफी मांगी? सावरकर ने जिस अंग्रेज अधिकारी रेजिनाल्ड क्रैडॉक को दया याचिका लिखी थी, उसी रेजिनाल्ड क्रैडॉक ने सावरकर के बारे में लिखा कि सावरकर ने जो कुछ भी किया उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि सावरकर ने कोई अफसोस या पश्चाताप जाहिर किया है। सावरकर बहुत महत्वपूर्ण नेता है। यानी जिसको माफीनामा लिखा गया वो कह रहा है कि उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं, वो माफी मांगने जैसा नहीं था, लेकिन यहां लोग उन्हें माफी वीर बताते। जिस सावरकर से अंग्रेज खौफ खाते थे, जिस सावरकर को खामोश रखने के लिए 9 साल से भी ज्यादा समय तक काला पानी की काल कोठरी में कैद रखा गया, जिस सावरकर को गद्दार, माफी वीर, अंग्रेजों का एजेंट कहा गया, उस सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी भारत। और आज भी जब सावरकर की जिंदगी पर फिल्म बनती है तो फिर से वही घिसे पिटे आरोप लगाए जाते हैं जिनका सावरकर से कोई लेना देना नहीं। सोचिए किस तरह से भारत का इतिहास लिखा तो गया, लेकिन सहूलियत के हिसाब से लिखा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर इसी तरह का इतिहास आप सच और फैक्ट्स के साथ जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हां, अगर आप चाहते हैं कि यह सच औरों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।